अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है थीम्स इन द नावल फ्रैंकेनस्टाइन। नावल फ्रैंकेनस्टाइन लिखा है मेरी शेले ने और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस नावल की डिटेल्ड प्लॉट समरी को डिस्कस किया था। अब बारी है इस नावल के थीम्स को डिस्कस करने की। थीम्स क्या होते हैं किसी भी नावल के या किसी भी लिटरेरी वर्क के? थीम्स वो मेजर टॉपिक्स होते हैं जो उस नावल के अंदर कवर किए गए होते हैं राइटर की तरफ से। यानी कि अब जैसे एक नावल है, उसके अंदर रिवेंज का थीम है या उसके अंदर कोई भी और थीम है, तो थीम का मतलब है कि ये उसका एक टॉपिक है, मेजर टॉपिक, जो कि इस नावल के अंदर कवर किया गया है और इसी टॉपिक के गिर्द नावल की ज़्यादातर स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है। इस नावल फ्रैंकेनस्टाइन के भी कुछ मेजर थीम्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थीम हमारे पास है नेचर का। नेचर, अब नेचर की इसमें डुअल पावर का जिक्र किया गया है इस नावल के अंदर। नेचर की डुअल पावर क्या है? एक है उसकी सूदिंग पावर, उसकी सूदिंग इफ़ेक्ट, सूदिंग नेचर, और दूसरी है उसकी पनिशिंग पावर। सही। अब लिटरेचर के अंदर काफ़ी जगहों पे नेचर की इसी दो किस्म की साइड्स का जिक्र किया गया है। अगर आपने वर्ड्सवर्थ के वर्क को स्टडी किया हो तो उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्ड्सवर्थ ने यही बात की है कि नेचर की डबल जो डुअलिटी है, जो डबल पावर्स हैं, कैसे नेचर उनको इस्तेमाल करती है और कैसे कैसे इस्तेमाल करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कोई पावर तो कभी कोई, वो हिकमत के तहत जो है वो अपनी पावर को डिसाइड करती है नेचर कि मैंने अब कौन सी पावर को इस्तेमाल करना है। तो इस नावल के अंदर हम देखते हैं जो सूदिंग पावर का अगर जिक्र किया जाए कि कहाँ पे इस नावल के अंदर नेचर की सूदिंग पावर हमें दिखाई देती है, तो वहाँ दिखाई देती है जब विक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है अपनी लाइफ से कि उसने मॉन्स्टर को क्रिएट कर दिया है, अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, मॉन्स्टर भाग गया है, उसको नहीं पता मॉन्स्टर किधर चला गया है। तो इस सारी टेंशन से थोड़ा सा अपने आप को लाइक फ्री करने के लिए वो जाता है पहाड़ों में, जैसे हम कहते हैं हाइकिंग करने, थोड़ा फिरने, थोड़ा अपने आप का इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए वो जब वहाँ जाता है तो वहाँ पे इसीलिए वो जाता है ताकि उसको नेचर की जो सूदिंग पावर है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो। तो ये आगे मैंने एक कोट भी लिखा है जो कि हेनरी ने बोला था, और ये बोला था उसने विक्टर के बारे में ही कि जितना ज़्यादा वो ब्रोकन है अंदर से, अब सबसे ज़्यादा उसको ही ये नेचर की ब्यूटी अफेक्ट कर सकती है और पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकती है, कि उसको अफेक्ट करेगी और उसको फ़ायदा देगी कि उसकी सारी टेंशन्स, कन्फ्यूजन, सब कुछ रिलीज़ होगा और वो बिल्कुल काम और पीस अपने अंदर महसूस करेगा। ये है उसकी सूदिंग पावर नेचर की। इसके अलावा अगर हम पनिशिंग पावर देखें या पनिशमेंट देखें जो नेचर देता है, तो उसने क्या पनिशमेंट दी थी कि विक्टर ने नेचर के अगेंस्ट जाके मॉन्स्टर को क्रिएट किया। ऑब्वियसली नेचर के रूल्स को ब्रेक किया। नेचर के क्या रूल्स हैं किसी भी क्रिएशन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्रिएशन में, कि एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत ऑर्गेनिजम्स, या अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनकी पैदाइश का पूरा एक अमल है। लेकिन विक्टर ने उसके अगेंस्ट जाके नेचर के रूल्स को ब्रेक करके एक मॉन्स्टर को क्रिएट किया विदाउट मदर एंड फादर, कोई पेरेंट्स नहीं थे। डायरेक्ट उसने कॉर्पसेस से बोन्स को इकट्ठा किया और उनको उसने एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू उठाने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब हो गया, उसमें जान डालने में कामयाब हो गया। तो यहाँ पे वो नेचर के अगेंस्ट गया और ख़ुद उसने गॉड वाला जो एक फ़िगर है वो अपने हाथों में लेने की कोशिश की, ख़ुद गॉड बनने की कोशिश की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको पनिशमेंट देनी चाहिए थी और मिली। और क्या पनिशमेंट मिली कि उसी मॉन्स्टर को जिसको उसने क्रिएट किया, उसी मॉन्स्टर ने एक एक करके उसके लव्ड वंस को मारना शुरू कर दिया। उसकी वजह से मतलब उस मॉन्स्टर की वजह से हेनरी की डेथ हुई, क्योंकि उसने हेनरी को मारा। उसके अलावा उसकी वाइफ एलिज़ाबेथ, उसने उसको मारा, और इसी एलिज़ाबेथ की डेथ की वजह से विक्टर के फादर भी दुख से मर गए। ठीक, तो ये सारे काफ़ी लोग हैं, ये सारे जो विक्टर के क्लोज थे, ये सारे इस वजह से मर गए। और इसके अलावा जस्टिन, जिसके ऊपर विलियम की मौत का इल्ज़ाम लगा था, वो भी मर गई, और विलियम को भी मॉन्स्टर ने मारा। तो काफ़ी लोग हैं जिनके मर्डर्स मॉन्स्टर की वजह से हुए, और ये एक पनिशमेंट थी विक्टर को जो दी गई थी नेचर की तरफ से। अब नेक्स्ट थीम की तरफ हम मूव करते हैं, वो है फैमिली एंड आइसोलेशन। फैमिली जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंसान की ज़िंदगी का। अब जैसे मॉन्स्टर को उसने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन मॉन्स्टर की कोई फैमिली नहीं थी क्योंकि उसके कोई पेरेंट्स नहीं थे। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर मॉन्स्टर एक प्रॉपर चैनल से, मतलब वो एक ह्यूमन बीइंग होता तो उसके पास एक फैमिली होती, बॉन्ड्स होते, सोशल रिलेशंस होते, और उसकी लाइफ कभी भी आइसोलेटेड ना होती। लेकिन अब उसकी लाइफ आइसोलेटेड थी। जब उसकी लाइफ आइसोलेटेड थी तो आइसोलेशन जो होती है वो इंसान को बहुत ही ज़्यादा एलियनेटेड फ़ील कराती है कि पता नहीं वो कोई एलियन है, वो कोई अलग ही मखलूक है, कि लोग उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। और जब किसी के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करना चाहता तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल उसको
अफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है उस इंसान को, और फिर वो इंसान अच्छे से अपनी लाइफ को कैरी ऑन नहीं कर सकता। तो यहाँ मॉन्स्टर की लाइफ की अगर हम एग्जांपल देखें तो उसके साथ यही हुआ। वो आइसोलेटेड था, उसका क्रिएटर जिसने उसको क्रिएट किया वो भी उससे डर के भाग गया, और जब वो उससे डर के भागा मॉन्स्टर खुद उठ के बाहर चला गया। अब जब मॉन्स्टर बाहर गया दुनिया को उसने देखा, लेकिन उसके पास कोई नहीं था जो उससे रिलेट कर सकता, या कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसने विलियम से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसने उससे दोस्ती नहीं की, उसने विलियम को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक रिवेंज की वो फीलिंग हो रही थी कि कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मतलब ये सब कुछ उसकी आइसोलेशन की वजह से हुआ, उसके अकेलेपन, उसकी एलियनेशन की वजह से हुआ। जो वो उससे दोस्ती करना चाहता है, जो उससे दोस्ती नहीं करता, वो उसको मार देता है। वो अकेला था, उसके पास कोई नहीं था बातचीत करने के लिए, कोई फैमिली नहीं थी, इवन उसका क्रिएटर भी नहीं था उसके पास, यानी कि विक्टर। अब दूसरी तरफ ना सिर्फ मॉन्स्टर की आइसोलेशन का नॉवल में जिक्र है, बल्कि विक्टर की आइसोलेशन का भी जिक्र है। विक्टर की आइसोलेशन जो है वो क्या थी कि शुरू में ही विक्टर अकेला हो गया, उसने ख़ुद को खुद अकेला किया। क्यों अकेला किया? क्योंकि उसको था कि मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैंने साइंटिफिक कोई अचीवमेंट करनी है, कोई मैंने डिस्कवरी करनी है या कोई इन्वेंशन न्यू। तो इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा डीपली स्टडीज़ के अंदर घुस गया, इतना डीप कि उसने अपने आप को फैमिली से कट ऑफ किया, दूर हो गया फैमिली से, कि सारा का सारा टाइम जो है वो इधर दे, अपने काम को, अपने एम्बिशन को, ना कि फैमिली को। और जब वो फैमिली से दूर हुआ, सोसाइटी से दूर हुआ, उसने ख़ुद को आइसोलेट किया, तो फिर क्या हुआ कि उसको उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी सोसाइटी की तरफ, उसने उन सबको इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। और उसके बाद इस चीज़ का सबका रिज़ल्ट क्या निकला कि उसने मॉन्स्टर को क्रिएट कर दिया, बग़ैर ये सोचे समझे कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं सोसाइटी पे, या इसके कितने बुरे बाद में हमें जो है रिज़ल्ट्स देखने पड़ सकते हैं, इसके कितने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये चीज़ उसने सोची ही नहीं, क्योंकि वो सोसाइटी से ही दूर था। अगर वो सोसाइटी में रहता होता, फैमिली में रहता होता, तो वो इर्द गिर्द देखता और ऑब्ज़र्व करता, और ये चीज़ लाजमी उसके दिमाग में आती कि ये चीज़ बाद में अच्छे असरात नहीं इसके होंगे। तो ये चीज़ आइसोलेशन की वजह से ही विक्टर ने इस चीज़ को इतना नज़रअंदाज किया कि उसने मॉन्स्टर को क्रिएट कर दिया, और बाद में देखा कि उसके बहुत बुरे असरात थे, कि उसकी अपनी फैमिली को ही सब कुछ भुगतना पड़ा, उसकी अपनी फैमिली में इतने मर्डर्स हो गए। नेक्स्ट थीम हमारे पास है रिवेंज का। रिवेंज का भी मैंने पिछले ही थीम में थोड़ा जिक्र किया था कि मॉन्स्टर का जो रिवेंज की फीलिंग थी। अब रिवेंज जो है ये एक नेवर एंडिंग सर्कल की तरह होता है, एक नेवर एंडिंग साइकिल की तरह होता है, कि मॉन्स्टर को विक्टर पे गुस्सा था कि उसने मुझे अलग कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है, मेरे पास अब कोई नहीं है। उस चीज़ ने उसके अंदर रिवेंज की फीलिंग को उभारा। अब जब रिवेंज की फीलिंग उसके अंदर उभरी, उसने विक्टर के लोगों को मारना शुरू किया, रिवेंज लेना शुरू किया। अब विक्टर में एक काउंटर रिवेंज की फीलिंग आ गई कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो अब मैं दोबारा इसके साथ ऐसा करूँ। तो रिवेंज इस तरह एक साइकिल की तरह चलता रहता है, रुकता नहीं, क्योंकि एक इंसान दूसरे के साथ बुरा करता है, दूसरा उसके साथ दोबारा बुरा करना चाहता है। तो रिवेंज एक मतलब एक नेगेटिव ऑब्वियसली चीज़ है, तो इससे बचना इसीलिए चाहिए क्योंकि फिर ये साइकिल क्रिएट हो जाता है, जो कि एंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो मॉन्स्टर की जैसे मैंने बात की कि इसकी आइसोलेशन ने ही इसके अंदर रिवेंज के फीलिंग को डाला था। दोबारा इतनी लंबी डिबेट में नहीं जाते, वही सारी बात है कि किस किस को उसने फिर मारना शुरू किया। उसने विक्टर के भाई विलियम को मारा, उसने हेनरी को बाद में मारा, उसने फिर जो है वो उसका विक्टर का फादर इसी गम में मर गया। उसके अलावा जस्टिन पे एक इल्ज़ाम लग गया विलियम की मौत का, और फिर वो उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको भी सज़ाए मौत दे दी गई। फिर उसने एलिज़ाबेथ को मारा जो कि विक्टर की वाइफ थी। तो मतलब इतने सारे मर्डर्स हो गए, और इन सब का जो पीछे फोर्स थी, ड्राइविंग फोर्स थी, वो क्या थी? रिवेंज। अब रिवेंज के बारे में मैंने यहाँ पे एक डायलॉग लिखा है जो कि मॉन्स्टर का ही था। कर्स्ड क्रिएटर व्हाई डिड आई लिव। तो ये इसने कहा अपने क्रिएटर यानी विक्टर के बारे में कि क्यों उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया ज़िंदा और ख़ुद मेरे पास नहीं रहा। तो इसी चीज़ ने उसके अंदर रिवेंज की फीलिंग को उभारा। विक्टर का रिवेंज वही बात है कि जब उसने देखा कि इसने मेरे सारे लोगों को मार दिया मॉन्स्टर ने, तो मुझे भी इससे कोई रिवेंज लेना चाहिए। अब विक्टर उससे रिवेंज लेने के लिए उसको ढूंढने निकल पड़ा, और ढूंढता रहा। ये ढूंढते ढूंढते वो आर्कटिक की साइड पर चला गया, और वहाँ जाके ढूंढते ढूंढते ही नीचे एक जगह बर्फ़ से ढकी हुई थी, लेकिन वो डीप थी, वहाँ पे वो गिर गया। उसका मॉन्स्टर का पीछा करते करते वो जा रहा था, और वहाँ पे गिर गया और ज़ख्मी हो गया। तो मतलब रिवेंज एक ऐसी चीज़ है कि हम उसमें दूसरों को तो नुकसान दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं ख़ुद को भी नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि रिवेंज ऐसी ही चीज़ है कि वो दूसरे का नुकसान करते करते अपना ख़ुद का भी नुकसान लाजमी कराती है। तो विक्टर के साथ भी यही हुआ कि उसको रिवेंज लेने के लिए, मॉन्स्टर पर रिवेंज लेने के लिए उसने ख़ुद को भी नुकसान दे दिया जाने अनजाने में, और बाद में विक्टर ख़ुद की डेथ हो गई विक्टर की, और मॉन्स्टर ने भी यही कहा कि मैं भी ख़ुद को मार लूँगा। तो रिवेंज का नतीजा ये निकला कि दोनों साइड्स की डेथ के तौर पे इनका नतीजा निकला।
नेक्स्ट थीम हमारे पास है एम्बिशन का। तो एम्बिशन तो एक बहुत ही बड़ा थीम हम कह सकते हैं कि इस नावल का है और बहुत ही क्लियर हमें दिखता है क्या है एम्बिशन, कि किसी भी चीज़ के लिए हमारे अंदर हम एम्बिशियस हों, हम बहुत ज़्यादा पैशन हो हमारे अंदर एक चीज़ को करने का। तो ये चीज़ हमें दिखती है विक्टर के अंदर भी और वॉल्टन के अंदर भी। वॉल्टन कौन था? वॉल्टन वो जिसने शुरू में विक्टर को रेस्क्यू किया था और विक्टर ने फिर अपनी स्टोरी पूरी वॉल्टन को सुनाई थी। तो वॉल्टन के अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आती है एम्बिशन से रिलेटेड, कि उसने कहा था कि मुझे नॉर्थ पोल को जाके डिस्कवर तो नहीं कह सकते, एक्सप्लोर करना है, मुझे वहाँ पे जाने का कोई रूट डिस्कवर करना है और फिर नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर करना है कि वो इस तरह का क्यों है, वहाँ पे मैग्नेटिज़म की क्या सूरत हाल है, मैग्नेटिज़म का वहाँ पे क्या सोर्स है। ये सारी चीज़ें जो है ये वॉल्टन को डिस्कवर करने का शौक़ था, एक्सप्लोर करने का शौक़ था। तो ये चीज़ उसने की और वो वहाँ पे गया। वहाँ जाके उसने अपने इसी ओवर एम्बिशियस नेचर की वजह से वहाँ जाके ख़ुद को तो वहाँ वो फंसा ही फंसा, क्योंकि उसका शिप कभी रुक रहा है, कभी वहाँ पे बड़े बड़े बर्फ़ के ब्लॉक्स आ रहे हैं जो उसकी शिप को चलने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। फिर उसने अपने साथ क्रू को भी फंसा दिया, जो उसके साथ क्रू था शिप का वो भी साथ में उसके फंस गया उसकी ओवर एम्बिशियस नेचर की वजह से, ख़ुद तो वो फंसा ही फंसा। दूसरा हम देखते हैं एम्बिशन का जो लिंक है इस नावल में वो है विक्टर के साथ ऑब्वियसली, कि विक्टर ने गॉड की जो पावर्स होती हैं उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं भी एक क्रिएशन बनाऊं और फिर मैं एक गॉड के फिगर की तरह एक्ट करूंगा, मतलब मैं वो बनाऊंगा, कितनी मुझे खुशी होगी कि ये चीज़, ये स्पीशीज़ मैंने ईजाद की है, ये मैंने बनाई है। मतलब वही चीज़ के ख़ुद को क्रेडिट देना था, ख़ुद उसने फेम हासिल करना था, ख़ुद को उसने गॉड की जगह पे रखना था। ये उसका एम्बिशन था, ये उसका पैशन था, तो वो ये करना चाहता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्बिशन होना बुरी बात नहीं है, किसी चीज़ का एम्बिशन होना, किसी चीज़ के लिए पैशन होना ये बुरी बात नहीं है, ओवर एम्बिशन होना बुरी बात है। किसी चीज़ के लिए हमारे अंदर ओवर जो है वो पैशन नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली एक्सेस तो हर चीज़ का बैड ही होता है। तो एम्बिशन की भी एक लिमिट होती है, पैशन की भी एक लिमिट होती है। हमें किसी भी चीज़ का शौक़ उसके लिमिट के अंदर रखना चाहिए। जो ही हम लिमिट से बाहर जाते हैं तो हम अपने लिए ख़ुद ही नुकसान जो है वो उठाते हैं और उस चीज़ का नुकसान हमें ख़ुद ही को होता है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास वॉल्टन और विक्टर दोनों की सूरत हाल में मौजूद है। नेक्स्ट थीम हमारे पास है साइंस का, कि साइंस तो ऑब्वियसली बहुत ही मेजर थीम है इस नावल का, एम्बिशन से ही रिलेट करता है, क्योंकि दोनों के जो एम्बिशंस थे, दोनों के जो पैशन थे, वॉल्टन और विक्टर दोनों के साइंस से ही रिलेटेड थे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब नावल लिखा गया, जब मेरी शेले ने इस नावल को लिखा, तो उस ज़माने में साइंटिफिक रेवोल्यूशन बहुत तेज़ी से आ रहा था सोसाइटी के अंदर। उस टाइम पे नई नई डिस्कवरीज़, नई नई अचीवमेंट्स साइंस कर रही थी। तो इतना रैपिड अगर आज को कभी देखें, अगर इस नावल के कॉन्टेक्स्ट से हट के हम सिर्फ आज को ही देखें, तो आज भी साइंस की इतनी तेज़ अचीवमेंट्स हैं कि इंसान कभी कभी ये सोचता है कि ये कहाँ जाके स्टॉप करेंगी ये अचीवमेंट्स। जैसे आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया गया, तो ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। अभी तक तो फ़ायदा दे रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंसान को नुकसान दे सकती है, क्योंकि वही बात है, ओवर एम्बिशन वाली बात आ रही है कि हम साइंस में इतने आगे ना चले जाएँ कि हम एथिक्स को, मोरालिटी को, उनको साइड पर रख दें और उसके बाद हम खुद ही नुकसान उठाएं बाद में। तो यही चीज़ नावल में होती है। प्रोसेस ऑफ गैल्वेनिज्म मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि गैल्वेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जो साइंटिस्ट्स ने कहा था कि हम जिससे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इंसान के जिस्म को मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो यही चीज़ मेरी शेले को भी पता थी, क्योंकि मेरी शेले के जो फादर थे, उस फादर के दोस्त थे जो इस गैल्वेनिज्म को जानते थे, साइंटिस्ट वोल्टा और गैल्वानी। ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, ये मेरी शेले के फादर के दोस्त थे, और मेरी शेले ने इनकी बातें सुनी नहीं थी गैल्वेनिज्म से रिलेटेड। जब ये लोग कॉन्वर्सेशन करते थे, उसमें यही कहते थे कि हमने फ्रॉग्स पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी उस डेड फ्रॉग के मसल्स को लगाई जब, तो वो मसल्स में मूवमेंट हुई। तो इस आइडिया को लेके ही मेरी शेले ने इस नावल में लिखा। वरना हम ये देखते कि इस नावल में जो ये चीज़ लिखी गई है, अगर हम आज के लिहाज से सोचें कि डेड कॉर्पसेस से बोन्स इकट्ठी करें, उनको जोड़ें और उनको चलाएं और वो उठ गए और क्रिएचर बन गया, तो ये बड़ी ही इलॉजिकल सी बात महसूस होती है। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें, जिस कॉन्सेप्ट को मेरी शेले ने दिमाग में रखा था कि ये गैल्वेनिज्म का पूरा जो फ्रॉग पे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जब वो कामयाब हो सकते हैं तो ह्यूमन पे भी कामयाब हो सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए मेरी शेले ने पूरे इस मॉन्स्टर के क्रिएशन का प्रोसेस लिखा इस नावल के अंदर। तो ये चीज़ थी इस साइंस के इस प्रोसेस से रिलेटेड, जिससे इस मॉन्स्टर को विक्टर ने बनाया था।
अब ये बना तो लिया, लेकिन इसका नुकसान ऑब्वियसली हुआ। वही सारी बात इसमें रिपीट होती है जो मैं पहले बोल रही थी कि मॉन्स्टर को क्रिएट किया, उससे डर के उसको छोड़ के भाग गया, फिर उस मॉन्स्टर ने रिवेंज लेने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेट हो गया था, एलियनेट हो गया था, अकेला पड़ गया था। तो उसने रिवेंज लिया अपने ही क्रिएटर से। और क्या रिवेंज लिया कि उसके सारे डियर वंस को मारना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ है कि अगर हम साइंस को इतना डीपली चले जाएंगे साइंस के अंदर, और हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी लिमिट्स को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो ये साइंस हमें ही नुकसान देगी इन रिटर्न। यहाँ पे मैंने नीचे जो डायलॉग लिखा है, ये डायलॉग है विक्टर का, और ये डायलॉग साफ दिखाता है कि विक्टर सिर्फ फेम हासिल करना चाहता था। वो कहता है, अ न्यू स्पीशीज़ वुड ब्लेस मी एज इट्स क्रिएटर एंड सोर्स, मैनी हैप्पी एंड एक्सीलेंट नेचर्स वुड ओ देयर बीइंग टू मी। वो क्या कह रहे हैं, जब मैं ये बनाऊँगा तो ये मुझे एक तो खुशी देगी क्योंकि ये मेरी क्रिएशन होगी, मैं इसका क्रिएटर हूँगा, यानी कि गॉड बनने की कोशिश करें। और दूसरा ये कि साथ ही साथ मुझे ये लोग ओ करते होंगे अपनी क्रिएशन, यानी कि ये मेरे कर्जदार होंगे, ये मेरे मकरूज़ होंगे कि मैंने इनको बनाया। मतलब फ़ेम हासिल करना था और उसके अंदर जो मैं वाला एलिमेंट आ गया था ना, इसने इसको नुकसान दिया, और इसी की वजह से फिर बाद में इसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और इवेंचुअली इसकी अपनी डेथ भी इसी वजह से हुई। नेक्स्ट थीम हमारे पास है लव का, और जो कि लास्ट थीम भी है यहाँ पे नॉवल का। लव का थीम हमें कहाँ नज़र आता है? सबसे पहले तो विक्टर का लव फॉर हिज फैमिली एंड एलिज़ाबेथ जो कि उसके पेरेंट्स ने जिसको अडॉप्ट किया था, घर में रखा था, वो बचपन में एज कज़न्स रहते थे, लेकिन फिर विक्टर को और एलिज़ाबेथ की फीलिंग्स जो थी वो एक दूसरे के लिए डेवलप हुई, और उन दोनों ने इवेंचुअली शादी करने का फ़ैसला किया, और की भी सही। लेकिन क्या हुआ, मॉन्स्टर ने एलिज़ाबेथ को भी मार दिया विक्टर से सिर्फ और सिर्फ रिवेंज लेने के लिए। और विक्टर की फैमिली के बाकी मेम्बर्स को भी मारा मॉन्स्टर ने, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो उससे रिवेंज लेना चाहता था। लेकिन विक्टर ऑब्वियसली अपनी फैमिली से मोहब्बत करता था, और एलिज़ाबेथ से तो करता ही करता था। तो ये लव का थीम एक तो हमें नॉवल में यहाँ नज़र आता है। दूसरा हमें नज़र आता है विक्टर्स लव फॉर नेचर का लव। मैं शुरू में जैसे बताया था कि जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था विक्टर के माइंड में, लाइफ में, तो विक्टर ने सोचा कि वो कहीं माउंटेनियस एरिया में चला जाए और वहाँ जाके वो नेचर से काम और पीस और सूदिंग एक जो इफ़ेक्ट है वो हासिल करने की कोशिश करे। और उसने ये किया, और उससे उसका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया और बहुत ज़्यादा सुकून उसको मिला। सो ऑब्वियसली यहाँ दिखता है कि विक्टर को नेचर से मोहब्बत थी। और दूसरा ये कि विक्टर को नेचर से वहाँ पे भी हमें मोहब्बत नज़र आती है जब उसने नेचर को स्टडी करने की कोशिश की, क्योंकि साइंस भी एक नेचर की ही स्टडी है कि कैसे कोई भी चीज़ नेचर ने बनाई है, ये चीज़ हम साइंस के थ्रू स्टडी करते हैं। तो विक्टर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, उसको साइंस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसको नेचर के रूल्स, नेचर के सीक्रेट्स जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन ये इंटरेस्ट उसको ले डूबा इसलिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ओवर हो गया वो इस चीज़ में। अगर वो सिर्फ इस चीज़ को स्टडी करता, जानता, तो ये उसके लिए बेहतर था। लेकिन उसने ये अपने हाथ में लेने की कोशिश की। उसने ये कोशिश की कि ये जो चीज़ नेचर ने बनाई है ये मैं ख़ुद भी बना दूँ। वहाँ जाके उसको नुकसान उठाना पड़ा। सो यहाँ पे हम उसका लव फॉर नेचर भी देखते हैं। और दूसरा हमें दिखता है मॉन्स्टर्स नीड ऑफ अफेक्शन, या मॉन्स्टर की भी नीड ऑफ लव थी एक तरह की। वो क्यों थी? क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान जो भी क्रिएशन इस दुनिया में है उसको किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है, किसी ना किसी की केयर चाहिए होती है, किसी ना किसी के साथ अफेक्शन वाला रिलेशनशिप चाहिए होता है। तो मॉन्स्टर के साथ भी यही हुआ। उसका क्रिएटर, उसके पास वाहिद एक रिलेशन था, उसका क्रिएटर, और उसके क्रिएटर ने ही उसको छोड़ दिया। वो उसको देख के भाग गया और फिर मॉन्स्टर अकेला पड़ गया। उसने जिसके साथ भी दोस्ती करने की कोशिश की सब उससे डर जाते थे और कोई उससे दोस्ती नहीं करता था। तो इस तरह मॉन्स्टर बिल्कुल अकेला पड़ गया, और उसने सोचा कि मुझे कोई एक चीज़ चाहिए अपने साथ, कोई एक हम कह सकते हैं कोई एक और बीइंग चाहिए जो मेरे साथ रहे। तो इसीलिए उसने विक्टर से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक फ़ीमेल मेट दे दो, एक मॉन्स्टर, बस एक और मॉन्स्टर बना दो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, वो मॉन्स्टर मेरे साथ रहे और हम लोग तुम ह्यूमन बींग्स को कभी तंग नहीं करेंगे। हम लोग कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएंगे, आर्कटिक के, वहाँ रहना शुरू कर देंगे और तुम लोगों को कभी तंग नहीं करेंगे। ये बात विक्टर मान भी गया। लेकिन जब विक्टर को लगा कि ये दोनों मिल के पूरी एक नस्ल पैदा कर सकते हैं मॉन्स्टर्स की, जो कि फिर ह्यूमन रेस के ऊपर इतना बड़ा ख़तरा लाहक हो जाएगा इस तरीके से, तो विक्टर इस चीज़ से रुक गया और उसने फ़ीमेल मॉन्स्टर बनाने का इरादा बिल्कुल तर्क कर दिया। तो ये हम नीचे देखते हैं, जो मैंने डायलॉग लिखा है ये मॉन्स्टर की नीड ऑफ लव को शो करता है कि उसने कहा, यू मस्ट क्रिएट अ फीमेल फॉर मी whom आई कैन लिव। आगे ये लंबा और भी लंबा सा डायलॉग था, लेकिन इतना पोर्शन लेना इसलिए ज़रूरी था कि इतने पोर्शन से ही हमें मॉन्स्टर की नीड ऑफ लव नज़र आती है कि वो चाहता था कि उसके पास भी कोई हो कि जिसके साथ वो अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। सो यहाँ पे हमारे थीम्स होते हैं एंड।
और आई होप ये थीम्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और इससे आपके क्लियर हो गया होगा कि नावल के अंदर मेजर कॉन्सेप्ट क्या हैं जो कि राइटर ने कवर किए थे। अगर आप मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं नावल के बारे में, सो प्लॉट समरी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके इसके बाद देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।